बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 64 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन करेंगे कि ज़मानत बादस गिरफ्तारी या नाकाबिले ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत अगर हो सकती है तो कैसे होगी, किस लॉ के तहत होगी, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे कबल हमने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी यानी कि 498 सीआरपीसी के ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम 497 यानी ज़मानत बादस गिरफ़्तारी या ज़मानत जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नाकाबिले ज़मानत जराइम के अंदर अगर ज़मानत होगी तो कैसे हो सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, कोई अगर उसके अंदर अरेस्ट हो जाए बेलेबल ऑफेंसेस में, तो बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो ज़मानत ग्रांट की जाती है। उस मुलज़म का राइट होता है कि उसको ज़मानत दी जाए। वो उसमें बेल मूव ना भी की जाए तो फिर भी मजिस्ट्रेट इवन के SHO के पास भी इख्तियार होता है कि वो उसको ज़मानत पर रिलीज़ करे। और वो बेलेबल ऑफेंसेस में जो ज़मानत होती है 496 सीआरपीसी के तहत ग्रांट की जाती है। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से एक टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अब आज हम सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि 497 जो बादस गिरफ़्तारी के लिए भी सेक्शन यूज़ की जाती है कि अगर गिरफ़्तार हो जाए तो गिरफ़्तारी के बाद 497 सीआरपीसी के तहत ज़मानत मूव की जाती है। अब उसमें देखा जाता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अब गिरफ़्तार होने के बाद अगर पता चला बेलेबल ऑफेंसेस हैं फिर तो 496 सीआरपीसी के तहत ज़मानत दी जाएगी। मगर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो उसमें 497 का सहारा लिया जाएगा। और 497 की जो 5 सब सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कशन की कोशिश करेंगे सबको। मगर सबसे पहले हम 497 सब सेक्शन 1 का तज़किरा करते हैं। इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो कोर्ट है वो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी शख्स को जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है वो ज़मानत ग्रांट कर दे। मगर 3 केसेस हैं जिसका उन्होंने तज़किरा किया। अगर 3 किस्म के जराइम अगर किसी शख्स ने कमिट किए हैं तो उसमें जो है वो ज़मानत ग्रांट नहीं की जाएगी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नाकाबिले ज़मानत जुर्म में। कौन कौन से? पहला कि अगर कोई ऐसा जुर्म उसने सरज़द किया जिसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत हो। दूसरा है कि उसकी कोई ऐसा जुर्म उसने कमिट किया है जिसकी सज़ा 10 साल तक हो, या कोई ऐसा जुर्म कमिट किया है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो। मगर इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनको इन सूरतों में भी अगर ये जराइम भी कमिट किए हों, उन्होंने सरज़द किए हों या मुर्तकिब हुए हों, उनको फिर भी ज़मानत दी जाएगी। वो कौन कौन से हैं? वो 4 किस्म के लोग। एक तो ये है कि अगर औरत है कोई, अगर उसने सज़ाए मौत का या 10 साल की कैद का या उम्र कैद की कोई जुर्म कमिट किया तो उसको, अगर औरत है तो उसको ज़मानत दे दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई 16 साल से कम एज का कोई अगर शख्स है तो उसको भी ज़मानत दे दी जाएगी। तीसरा कोई बीमार शख्स है तो उसको भी उसकी बीमारी की वजह से ज़मानत दी जा सकती है। ये उसकी एक्सेप्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। अब चौथा वो शख्स है कि अगर मुलज़म के हवाले से अगर ये पता चले कि जो ट्रायल के अंदर जो ताख़ीर है वो ताख़ीर मुलज़म की वजह से नहीं है, तो जज फिर 2 सूरतों में जो है वो ज़मानत दे सकता है उसको। एक तो ये कि अगर कोई ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा सज़ाए मौत ना हो और वो उस जुर्म के अंदर वो कैद पाबंद सलासल हो और उस जुर्म का ट्रायल जो है वो 1 साल का से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है मगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर जो है वो जज उस मुलज़म को जो है या उस शख्स को जो है वो ज़मानत दे देगी। दूसरी बात, और अगर औरत है तो औरत की सूरत में 6 महीने के से ज़्यादा का अरसा अगर ट्रायल को हो गया तो उसको ज़मानत दे दी जाएगी। अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है तो उसे दे दी जाएगी। दूसरी चीज़, अगर सज़ाए मौत का कोई जुर्म कमिट किया है उसने और उस सज़ाए मौत के जुर्म में वो अंदर है, पाबंद सलासल है और 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है ट्रायल को, मगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर इस बेस पर भी ज़मानत का हकदार हो जाएगा। अगर औरत है तो औरत की सूरत में अगर उसने सज़ाए मौत का कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है और उसकी ट्रायल 1 साल से ज़्यादा के अरसे में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको भी जो है वो ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये तो एक्सेप्शन थी
थी जो ऊपर हमने पढ़ा कि 3 किस्म के ऑफेंसेस में जो है वो ज़मानत नहीं दी जाएगी। उनके एक्सेप्शन जो हैं वो 4 किस्म के लोगों के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली। अब इसके ऊपर अगर हम नेक्स्ट ये पढ़ें कि जो बड़ी अहम बात है उसमें वो ये है कि इसका भी एक्सेप्शन है। ये जो हमने जो चीज़ें की कि औरत को, अगर औरत है तो 1 साल से ज़्यादा का ट्रायल अगर मर्डर केस में कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया तो ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा, और अगर मर्द है तो 2 साल से ज़ायद के अरसे में अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ मर्डर केस का तो ज़मानत। मगर इनकी भी एक्सेप्शन है, इसकी भी एक्सेप्शन है कि किन सूरतों में इस सूरत हाल में भी इनको भी रिहा नहीं किया जाएगा। वो अगर ये जो पहले वाला शख्स है या औरत ये प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, अगर सज़ाए मौत या उम्र कैद का कोई ऑफेंस इन्होंने कमिट किया और पहले से भी उनको सज़ा याफ्ता हों, पहले भी कभी उन्हें सज़ा हुई है, तो फिर वो इस चीज़ के हकदार नहीं है कि जी 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो औरत है चूँकि और मर्डर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, या मर्द है तो वो 2 साल का अरसा मर्डर ट्रायल का हो चुका है मगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे रिहा कर दिया जाए। तो वो इस सूरत में नहीं है अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है, अगर पहले भी उसे सज़ा हुई है, सज़ा याफ्ता है, तो उसे इस पर रिहा नहीं कर दिया जाएगा। नंबर 1। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है कि वो अगर कोर्ट ये समझे कि ये तो डेस्परेट है, ख़तरनाक मुल्ज़म है, क्रिमिनल है, उसको भी जो है ये रियायत नहीं दी जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ी है। और तीसरी चीज़, अगर उन्होंने कोई एक्ट किया है सज़ाए मौत का या उम्र कैद का एक्ट, वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो वो भी उसको भी फिर जो है वो इसके हकदार नहीं होंगे कि उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए, ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। सो ये तो हमने यहाँ तक जो इसके हवाले से सब सेक्शन 1 है उसको हमने डिस्कशन कर दिया, उसके ऊपर डिटेल से देख। अब सब सेक्शन 2 जो है उसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, उसमें हम अगर पढ़ें सब सेक्शन 2 को तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर फर्दर इंक्वायरी का मैटर है सब सेक्शन 2, अगर कोर्ट तफ्तीश, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी स्टेज पर कोर्ट ये समझे कि रीज़नेबल या ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे ये तसव्वुर किया जा सके कि इसने कोई नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस है, नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है मुल्ज़म ने, तो और इंक्वायरी अभी पेंडिंग हो रही है, उस हवाले से इंक्वायरी अगर चल रही है, इंक्वायरी फर्दर इंक्वायरी का मैटर है और इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, तो कोई सॉलिड एविडेंस भी ऑन दी फेस ऑफ द रिकॉर्ड मौजूद ना हो, तो फिर जो है वो फर्दर इंक्वायरी की बेस पर जो है वो मुल्ज़म को जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं, ज़मानत पर रिलीज़ कर सकती है अदालत अगर वो मुनासिब समझे तो, कि अभी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान कहीं भी ये पता चल जाए कि सॉलिड एविडेंस तो है नहीं इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जिससे ये पता चले इसने कोई नाकाबिल ज़मानत ऑफेंस का इर्तिकाब किया है, तो उसको जो है वो फर्दर इंक्वायरी अगर पेंडिंग है तो उससे पेंडिंग इंक्वायरी के दौरान जो है उसको ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। अब सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है कि ये जो सब सेक्शन 2 के तहत या सब सेक्शन 1 के तहत जो रिहाई होगी उसकी जज रीजंस रिकॉर्ड करेगा, ये सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है। जो सब सेक्शन 4 है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद और जजमेंट डिलीवर करने से पहले, जजमेंट फैसला सुनाने से पहले और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद और फैसला सुनाने से पहले अगर जज ये समझे कि मुल्ज़म ने जो है इसको सज़ा नहीं हो सकती चूँकि इसके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, तो वो इस बेस पर जो है मुल्ज़म को वो रिहा कर सकता है ज़मानत पर, और उसको वो कहेगा कि वो अपनी ज़मानत, अपनी श्योरिटी विदाउट श्योरिटी, उसमें किसी ज़ामन की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद अपने ज़ाती में चल के उसको रिहा कर सकता है, उसको वो बाउंड करेगा कि जिस दिन फैसला हमने सुनाना है उस दिन आप अदालत में पेश हों। अगर वो ये समझे कि ये इसको इस ऑफेंस के अंदर सज़ा नहीं होनी, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है मगर जजमेंट से पहले अगर वो ये समझे कि इसको सज़ा तो वैसे भी नहीं होनी तो इसको जेल में रखना अच्छा नहीं, तो वो उसको रिहा कर सकता है। और सब सेक्शन जो 5 है उसके अंदर लिखा गया है कि वो किसी भी वक्त हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या वो जब समझें तो उस ज़मानत को जो है कैंसिल करके उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए।